बहुत शौक है तुझे तहकीकात करने का, हमसे खेलेगी। अब हर रात तेरी एक हंसी हमारी चीख के साथ गूंजेगी। देखूंगा कौन तुझे बचा पाएगा। आप सबको मेरी नमस्कार। मेरा नाम है अजय। मैं इस चैनल पर आपके लिए हॉरर वीडियो, देवकीय चमत्कार और लोक कथाएं लेकर आता हूं। आपको भी अगर इस तरीके के आर्टिकल देखना सुनना काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट ये करें कि आर्टिकल आप कहां से देख रहे हैं। आइए फ्रेंड, शुरू करते हैं आज की स्टोरी। और ये आइए, हमारे पास उत्तर प्रदेश का एक शहर पड़ता है गाजीपुर। वहां का एक छोटा सा परिवार जिसमें 4 सदस्य होते हैं। अशोक जी, उनकी वाइफ और उनके 2 बच्चे। लड़के का नाम राहुल और छोटी बिटिया का नाम पूजा। और जैसे ही राहुल अपना स्कूल पास आउट करता है उसके बाद एक अच्छे गाजीपुर के कॉलेज में एडमिशन करवाता है। और राहुल काफ़ी ज़्यादा सुंदर भी होता है। और जैसे ही 15 से 20 दिन बीतते हैं तो वहाँ पर उसकी एक लड़की से दोस्ती होती है जिसका नाम होता है प्रीति। प्रीति भी गाजीपुर के लोकल की होती है और धीरे धीरे इनका एक दूसरे के घर भी आना जाना शुरू हो जाता है। और प्रीति, आप ये लगा लो, महीने में 4 दिन तो राहुल के घर जरूर जाती थी, किसी ना किसी काम की वजह से, किसी ना किसी घूमने की वजह से। और जो राहुल की सिस्टर थी पूजा, कहीं ना कहीं क्लोज भी काफ़ी हो गई थी प्रीति के। होता क्या है, एक समय ऐसा आता है जब अमावस का दिन होता है। प्रीति उनके घर जाती है और क्या देखती है कि यहाँ पर राहुल की मम्मी पूरे घर में गूगल का धुआं ही धुआं कर रखा है। अब जैसे ही प्रीति ये सवाल करती है कि आंटी ये सब आप क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो, तो इस पर आंटी का जवाब ये आता है, बोले बेटा देखो आज अमावस है और अगर हम धुआं वगैरह गूगल का करेंगे तो कोई भी भूत प्रेत, कोई भी नेगेटिव शक्ति घर में प्रवेश नहीं करती, इस कारण मैं ये धुआं कर रही हूँ। तो इस पर प्रीति ये कहती है, आंटी ये सब चीज़ें आप मानते हो? तो इस पर आंटी कुछ भी नहीं बोलती और ये कहती है फिर प्रीति, अच्छा आंटी मुझे ये बताओ पूजा कहाँ है, पूजा आज दिख नहीं रही। अब ये जैसे ही पूजा का नाम लेती है तो आंटी बिल्कुल चुप हो जाती है, बिल्कुल साइलेंट हो जाती है, क्योंकि ये ज़्यादा किसी को बताना भी पसंद नहीं करते थे कि भाई पूजा के साथ क्या क्या सीन चल रहा है, क्या क्या एक्टिविटी हो रही है। प्रीति जैसे ही अंदर घुसती है घर के अंदर और उसको पता होता है कि भाई पूजा का ये कमरा है, जैसे ही उसके कमरे में जाती है तो पूजा इस तरीके से बैठी हुई होती है और उसके चेहरे पर 3 निशान होते हैं जैसे किसी ने पंजा मारा है, और काफ़ी गहरे गहरे निशान। अब यहाँ पर प्रीति ये कहती है, आंटी इसके चेहरे पर निशान, काफ़ी घाव तगड़े तगड़े हैं, किसने पंजा मारा है? तो यहाँ पर कोई भी जवाब नहीं दिया जाता, बस ये कह देते हैं, बोले बेटा ये गिर गई थी, इसके चेहरे पर खरोच आ गई थी। बस इस तरीके से उसको कहीं ना कहीं प्रीति को समझा दिया जाता है। और प्रीति घंटा आधा रुकती है, उसके बाद चली जाती है। और होता क्या है, फिर से जब अगली अमावस आने को होती है, अमावस के अगले दिन प्रीति जैसे ही आती है तो क्या देखती है, फिर से पूजा के 3 निशान जो पहले तो इधर थे इस बार उसके चेहरे के इधर हैं। तो प्रीति ये कहती है, आंटी फिर से क्या पूजा गिर गई, फिर से इसके चेहरे पे निशान है, ये सब क्या सीन है, मुझे भी बताओ, क्या पता मैं आपकी कोई मदद कर पाऊं। तो यहाँ पर आंटी तो कुछ नहीं बोलती, जो राहुल के पिताजी होते हैं वो ये कहते हैं, बोले बेटा आज से ठीक 5 साल पहले रात का समय था और काफ़ी ज़्यादा सर्दियों के दिन थे। तो यहाँ पर पूजा की नानी का, पूजा के मामा का हमको फ़ोन आया कि पूजा की नानी का अंतिम समय है और वो आप सब लोगों को काफ़ी ज़्यादा याद कर रही है। अगर हो सके तो एक बार आप मिर्ज़ापुर आ जाओ और आखिरी दर्शन कर लो। और हमने बिना किसी देर के ही अपनी कार निकाली। अब जैसे ही हम मिर्ज़ापुर के लिए निकले और रास्ते में किसी ढाबे पर हम रुके, थोड़ा खाया पिया। अब मैं यहाँ से अपनी कार स्टार्ट करी लेकिन मेरी कार स्टार्ट नहीं हुई। और जो ढाबे वाला था काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, भला इंसान था। उसने ये कहा कि भाई साहब कोई बात नहीं, आप अपनी कार यहाँ खड़ी रहने दो, हम आपकी कार की पूरी देखा भाली करेंगे, आप बस से चले जाओ।
अब जैसे ही हम बस का इंतजार कर रहे थे, एक बस आई जिसमें सिर्फ एक यात्री बैठा हुआ था, वो भी बिल्कुल पीछे की सीट पर। और जो हमारी पूजा थी उस वक्त काफ़ी ज़्यादा छोटी थी, लगभग 10-11 साल की थी और काफ़ी ज़्यादा नटखट थी। और वो कर क्या रही थी, कभी बस के आगे जाए कभी पीछे जाए। और जो वो बंदा बैठा था बिल्कुल चुपचाप था, इस तरीके से अपना सिर झुकाकर पूरे उसने सफ़र किया। लगभग घंटे आधे के बाद उसने कनेक्टर को कहा कि भैया बस रोक दो, मुझे उतरना है। अब वो जैसे ही बस से उतरा है उसके बाद सिर्फ हमारा परिवार था और कोई भी बस में नहीं था। और पूजा अपनी नटखट हरकतें कर ही रही थी। जैसे ही पूजा उसकी सीट तक जाती है तो वहाँ पर एक गुड़िया पड़ी हुई थी और पूजा उस गुड़िया को उठाती है और इस तरीके से वो गुड़िया तोड़ देती है। उसके बाद क्या होता है, जैसे ही हम मिर्ज़ापुर पहुंचते हैं, पूजा को काफ़ी ज़्यादा बुखार होता है। हम काफ़ी डॉक्टरों को दिखाते हैं लेकिन पूजा पर उन दवाइयों का प्रभाव पड़ना कहीं ना कहीं ख़त्म हो गया था। हमने काफ़ी जगह दिखाया भी, तांत्रिक को भी दिखाया, सबको दिखाया, लेकिन कोई भी किसी को चीज़ वो समझ नहीं आ रही थी। और लास्ट में उन्होंने यही कहा कि भाई इसका प्रभाव अमावस वाले दिन पड़ेगा और तुम भाई ये उपाय करना बेटा प्रीति। इसी वजह से हम बस ये उपाय कर रहे हैं। तो यहाँ पर प्रीति ये कहती है, अंकल अगर हो सके तो मैं आपकी एक मदद कर सकती हूँ। तो यहाँ पर अंकल बोले, बेटा क्या मदद कर सकते हो? मेरी नानी भी इस टाइप का थोड़ा सा जानकारी रखती है, अगर मैं आपकी मदद के लिए अगर उनसे बात करूँ क्या ठीक रहेगा, क्या फ़ोन पे बात करूँ? तो इस पर अंकल कहते हैं, बोले बेटा कर कर देख लो, क्या पता हमारी बच्ची यहाँ से ठीक हो जाए। तो यहाँ पर प्रीति ये कहती है कि मेरे फ़ोन में तो नंबर नहीं है, मम्मी से नंबर निकलवाऊंगी नानी का, फिर मैं आपकी बात करवा दूंगी। अब प्रीति जैसे ही अपने घर जाती है और अपना मम्मी से नंबर लेती है और रात को सो जाती है। और जैसे ही सोती है तो रात को सपने में उसका एक काफ़ी भयानक आदमी दिखता है और ये कहता है, क्या तू हमसे खेलेगी? हम तेरी हंसी को ही छीन लेंगे, हम तुझे बर्बाद कर कर छोड़ेंगे। अब ये जैसे ही प्रीति देखती है और काफ़ी ज़्यादा डर जाती है, लेकिन सुबह उठती है और सीधा फिर से राहुल के घर जाती है और अंकल की और आंटी की बात करवाती है। अब जैसे ही अंकल बात करते हैं तो उसकी नानी भी इतनी एक्सपर्ट होती है, सब कुछ उनको बता देती है कि तुम्हारे साथ ये हुआ, ऐसे ऐसे हुआ। अब यहाँ पर जो राहुल के पिताजी थे और ये कहते हैं, बोले बहन जी अगर हो सके तो हमें कोई रास्ता बताओ जिससे हमारी बेटी ठीक हो जाए। तो यहाँ पर प्रीति की नानी ये कहती है, बोले बेटा उसके ऊपर और कोई नहीं, जिन है, क्योंकि तुमने आज तक तांत्रिकों को दिखाया, तांत्रिक जिन को नहीं हटा पाएंगे। और हो सके तो एक जगह तुम चले जाओ, मैं तुम्हें रास्ता दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर अशोक जी ये कहते हैं, बोलो बहन जी हम कहाँ चले जाएं? बोले आप मिर्ज़ापुर चले जाओ, वहाँ पर एक अष्टभुजा करके माता का मंदिर है, वहाँ के पंडित को, ब्राह्मण से मेरी बात करवा देना, मैं उनको जानती हूँ और मैं उनको पूजा बता दूंगी कि कैसे कैसे पूजा करनी है। ये ठीक मिर्ज़ापुर चले जाते हैं, फिर से अष्टभुजा मंदिर में माता के, वहाँ पर पंडित से बात करवाते हैं और प्रीति की नानी भी बात करती हैं। उसके बाद इनकी पूजा होती है और कोई ऐसा नहीं है कि आप पूजा में ये सोचो कि उसका सिर घूम रहा है, कुछ हो रहा है। बिल्कुल जो पूजा थी इस तरीके से नॉर्मल बैठी रही। लगभग उसकी घंटा 2 घंटा पूजा चली और उसको कुछ एक विधान बताए गए कि बेटा ऐसे ऐसे करना और उसके बाद कोई भी तुम्हारे साथ समस्या नहीं होगी। तो फ्रेंड्स उसके बाद पूजा बिल्कुल नॉर्मल हुई और ये पूरा नॉर्मल होते हवाते और गाजीपुर से मिर्ज़ापुर उनको कम से कम भी 15 से 20 चक्कर लगे, तब जाकर पूजा बिल्कुल आज की तारीख में नॉर्मल है। और उनको फ़ायदा ये मिला गाजीपुर से मिर्ज़ापुर जाने का, जो मिर्ज़ापुर था राहुल का मामा का घर था, इस कारण उनको समस्या भी फेस नहीं करनी पड़ी। और ये पूरा आर्टिकल मुझे किसी और ने नहीं भेजा, ये प्रीति की एक क्लोज फ्रेंड है, उसने मेरा फेसबुक में स्टोरी देखी, उसने पूरा आर्टिकल मेरे को लिख कर दे भेजा कि ये आर्टिकल अजय भैया को भी जरूर
सुनाना चाहिए। जैसे उन्होंने मुझे सुनाया वैसे मैंने आपको सुनाया। बाकी फ्रेंड्स, अगर आपको आज की छोटी सी स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, एक प्यारा सा कमेंट करें कि आर्टिकल आप कहां से देख रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।